नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास के कलचुरी वंश को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्रतिदिन छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित एक वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो इसी के क्रम में आज मैं कलचुरी वंश को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका 2-3 वीडियो करीब करीब बनेगा। ठीक, और जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के लिए यह वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस राजवंश का राज्यावधि काल सबसे अधिक रहा है? तो देखिए, यदि हम छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले वंश का बात करते हैं तो वो है कलचुरी वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में यदि हम कलचुरी वंश की बात करते हैं तो ये 1000 ईस्वी से लगभग 1741 ईस्वी तक जो है ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग जो है 700 से 750 वर्ष जो है ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। इसके बाद जो है मराठों के अधीन जो है 1741 से इन्होंने शासन प्रारंभ किया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यदि हम समय तक यदि बात करते हैं किसी वंश का तो है कलचुरी वंश। और यदि हम कलचुरी वंश की स्थापना की बात करते हैं तो इसके संस्थापक है कलिंग राज, जो कि इस वंश की स्थापना जो है 1000 ईस्वी में की है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जानते हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, देखिए कुछ डिटेल्स है, इसको जान लेना बहुत ही जरूरी है। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है वो 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक शासन करता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो कोकल देव द्वितीय, ध्यान रखेंगे, कोकल देव द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक पुत्र जो है कलिंग राज। ये कलिंग राज जो है पुनः जो है इस क्षेत्र में भेजा जाता है, दक्षिण कोसल क्षेत्र में भेजा जाता है, और कोकल देव द्वितीय के पुत्र कलिंग राज पुनः जो है छत्तीसगढ़ पे कब्जा करते हैं। ठीक है, और तुमान को जो है अपनी राजधानी बनाकर यहाँ से शासन करना प्रारंभ करते हैं। यदि हम इससे पहले बात करते हैं तो शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक है, याद रखिए, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग जो है ये पाली के बाण वंश को समाप्त करके जो है इस वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन बाद में जो है उड़ीसा के सोमवंशी शासकों के द्वारा जो है इस कलचुरी वंश को यहाँ से खदेड़ देते हैं। लेकिन बाद में जो है कलिंग राज फिर से जो है इस क्षेत्र में अपना शासन प्रारंभ करते हैं। कब से करते हैं तो 1000 ईस्वी से करते हैं। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है, इसके संस्थापक कलिंग राज, मैंने अभी आपको बताया। और अंतिम शासक की जब बात करते हैं तो रघुनाथ सिंह है रतनपुर शाखा के, और अमर सिंह देव जो है रायपुर शाखा के हैं। देखिए, इनके जो राजधानी है तुमान, रतनपुर, छुरी कोसगई, खल्लारी, रायपुर, ये सारा जो है इसके प्रमुख राजधानियां हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में राजधानी को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुल देवी की बात करते हैं तो गजलक्ष्मी इसकी कुल देवी है और शैव धर्म को उपासक है। इस समय जो इसकी राजकीय भाषा था संस्कृत था, और प्रसिद्ध कवि जो है गोपाल मिश्र है। मराठा के अधीन जो प्रथम कलचुरी शासक की बात करते हैं रघुनाथ सिंह जो है 1741 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से शासन संभालते हैं, और अंतिम कलचुरी शासक मराठा के अधीन जो है मोहन सिंह है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाली कलचुरी शासक था। तो यदि हम बात करते हैं पाली का शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले तो ये है जाजलदेव प्रथम। ठीक है, जाजलदेव प्रथम के द्वारा जो है पाली के शिव मंदिर का जो है मरम्मत कराया जाता है। और इसके साथ ही यदि हम जाजलदेव प्रथम की बात करते हैं तो जाजलदेव प्रथम जो है जाजलपुर नगर की स्थापना करते हैं, और यहीं पे जो है विष्णु मंदिर का भी निर्माण करते हैं। इसी विष्णु मंदिर को जो है नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, नकटा मंदिर जो है विष्णु मंदिर यानी कि जांजगीर में स्थित है, और शिव मंदिर के इन्होंने जो है जीर्णोद्धार कराया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्थापना किसने किया? तो अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना जो है कलिंग राज के द्वारा कराया जाता है। कब? तो 1000 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। तो इनमें से कौन से शासक जो है रतनपुर से राज किया है, इन शासकों का क्रम जो है निर्धारित करना है हमको। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ट्रिक है क रप्रीजा, फिर से बोलेंगे रप्रीजा। ठीक है, तो क रप्रीजा बाकथस रासर मोहल्ला बताओ। तो ये ट्रिक है, फिलहाल आप इतने ही याद रखिए। ठीक है, तो क से होता है कलिंग राज, फिर क से कमल राज, र से रत्नदेव प्रथम, प्री से पृथ्वीदेव प्रथम, जा से जाजलदेव प्रथम, फिर ये रा से रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। ठीक, और इसके बाद जो है ज र प्र। ठीक है, ज र प्र, ज से हो जाएगा यहाँ पे जगत देव, र से रत्नदेव तृतीय, प्र से
प्रतापमल। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक ट्रिक बनता है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं प्रश्न के अनुसार, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा रत्नदेव, पृथ्वीदेव, फिर उसके बाद जाजलदेव। तो 4 2 1 फिर 3। ठीक है, यदि हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रथम है कि द्वितीय है नहीं दिया गया है, तो अपन यहाँ पे प्रथम मान के चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन जाते हैं तो पहला आएगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। देखिए अगला क्वेश्चन, कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी कहाँ बनाई थी? यदि हम छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की राजधानी की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो प्रथम राजधानी जो था वो है तुम्बान। ठीक है, तो तुम्बान में प्रथम राजधानी बनाने का श्रेय जो है ये कलिंग राज को जाता है। इसके बाद जो है रत्नपुर, तो रतनपुर की बात करते हैं तो रतनपुर को राजधानी बनाने का श्रेय जो है रत्नराज प्रथम को जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुम्बान। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो देखिए, यदि हम बात करते हैं शासक और उसकी प्रमुख राजधानी का, तो देखिए कलिंग राज जो है तुम्बान को अपनी राजधानी बनाते हैं, और ये तुम्बान जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी का प्रथम राजधानी भी है। रत्नदेव प्रथम की बात करते हैं तो रत्नदेव प्रथम रतनपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। बहारेंद्र साहब छुरी कोसगई को, रामचंद्र देव खल्लारी को, और ब्रह्मदेव जो है ये रायपुर को राजधानी बनाते हैं। तो ये प्रमुख शासक है और ये राजधानी है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि इन राजधानियों को उसके कालक्रम के अनुसार जमाइए। तो कालक्रम के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तुम्बान, फिर रतनपुर, छुरी कोसगई, खल्लारी, फिर रायपुर है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाण नरेश विक्रमादित्य को किस कलचुरी शासक ने पराजित किया था? तो देखिए यदि हम बाण नरेश विक्रमादित्य की बात करते हैं तो इसे जो है शंकर गढ़दूती मुग्धतुंग ने पराजित किया था। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि शंकर गढ़दूती जो है सोमवंशी शासक शिवगुप्त को पराजित किया था। ठीक है, और देखिए जब शंकर गढ़दूती मुग्धतुंग जो है विक्रमादित्य को पराजित करते हैं तो इस समय जो है ये छत्तीसगढ़ पे अपने शासन भी संभालते हैं। लेकिन बाद में यदि हम बात करते हैं 950 ईस्वी में, तो यहाँ पर जो है उड़ीसा के सोमवंशी राजाओं ने कलचुरी को पुनः पराजित कर देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे सोमवंश का स्थापना होता है। लेकिन बाद में जो है 1000 ईस्वी में कलिंग राज जो है फिर से इसे पराजित करके छत्तीसगढ़ में अपना शासन प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रत्नपुर स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने कराया था? तो रत्नपुर में महामाया मंदिर का निर्माण जो है रत्नदेव प्रथम के द्वारा किया गया था, और रत्नदेव प्रथम के द्वारा जो है यहाँ पे रतनपुर को जो है राजधानी बनाया गया था। तो ये महामाया मंदिर जो है ये रत्नपुर में ही है। इसके अलावा जो है रत्नदेव प्रथम के द्वारा जो है महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़, रत्नदेव रत्नेश्वर शिव मंदिर तुम्बान का निर्माण कराया गया है। वही किला की बात करते हैं तो रतनपुर किला, जिसे वर्तमान में गज किला कहा जाता है, इसका भी निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा ही कराया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रत्नपुर शहर बसाकर उसे राजधानी किसने बनाया? तो रत्नपुर शहर बसाकर उसे राजधानी जो है रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया? तो याद रखेंगे 1050 ईस्वी के आसपास जो है रत्नपुर नगर की स्थापना करते हैं और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, राजधानी बनाने से पहले जो है रत्नदेव प्रथम जो है तुम्बान से शासन संभालते थे। उस समय जो है रत्नदेव प्रथम का प्रारंभिक राजधानी जो है तुम्बान है, लेकिन रत्नपुर शहर बसाने के बाद रत्नपुर को जो है वो अपने राजधानी बनाते हैं, नवीन राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, सकल कोषाधिपति का उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण किया? तो यदि सकल कोषाधिपति की उपाधि की बात करते हैं तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा जो है सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। यदि हम सकल कोषाधिपति की उपाधि की बात करते हैं तो देखिए इसका जो हमें साक्ष्य जो प्राप्त होता है रायपुर के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, रायपुर के ताम्रपत्र से पृथ्वीदेव प्रथम का जानकारी मिलता है, जिसमें सकल कोषाधिपति की उपाधि उन्हें दिया गया था। वही प्रचंड कोषाधिपति की उपाधि की बात करते हैं तो इसका जानकारी जो है हमें अमोदा ताम्रपत्र में मिलता है। तो अमोदा ताम्रपत्र में प्रचंड कोषाधिपति की उपाधि धारण करते हुए देखते हैं, वही रायपुर ताम्रपत्र में सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण करते देखते हैं। और इसी अमोदा ताम्रपत्र में हमें यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वीदेव प्रथम जो है ये 21,000 ग्रामों के क्या है स्वामी थे। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। चलिए, यदि हम पृथ्वीदेव प्रथम के और यदि हम जानकारी की बात करते हैं तो देखिए इसका जो हमें जानकारी का जो स्रोत मिलता है अमोदा ताम्रपत्र, रायपुर ताम्रपत्र, लाफागढ़ ताम्रपत्र, भाटापाड़ा ताम्रपत्र। निर्माण कार्य रतनपुर का विशाल तालाब, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर जो कि तुम्बान में है, बंकेश्वर मंदिर तुम्बान के प्रांगण में चतुष्किका का निर्माण किए हैं। किला निर्माण में लाफागढ़ किला, ठीक है, इसे चौतुरगढ़ का किला भी कहा जाता है या उपाधि के तौर पर इसे चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है।
इसमें 3 प्रवेश है। यदि हम राफागढ़ किला की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रवेश द्वार है, मेनका द्वार, सिंह द्वार और ओंकारा द्वार। देखिए ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके मंत्री जो है विग्रहराज और सोड़देव है। साम्राज्य विस्तार की जब बात करते हैं तो सामंत जयदेव द्वारा डांडोरा जो कि सरगुजा क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र के 2100 गांवों को विजित किया। सामंत देव सिन्हा द्वारा कोमोमंडल क्षेत्र के 750 गांव को पूर्णतः विजित किया, अर्थात इनके शासनकाल में संपूर्ण दक्षिण कोसर इसके अधीन आ गया था। वही हम बात करते हैं पराजय का, तो देखिए पृथ्वीदेव प्रथम जो है छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम से पराजित होते हैं। इसी का बदला लेने के लिए जो है जाजल देव प्रथम जो है सोमेश्वर देव को बंदी बनाते हैं सपरिवार, ठीक है, और इसे पराजित भी करते हैं। ठीक, बाद में जो है इसकी मम्मी के कहने पे सोमेश्वर देव प्रथम को जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी माता का जो नाम है गुंड महादेवी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, तो देखिए राजा का अधिकार सीमित नहीं असीमित रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। ठीक है, तो प्रशासन को चलाने का जिम्मेदारी जो है अमात्य मंडल के हाथों में रहता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, तो भाई तो ये सही बात है। ठीक है, 12 कहा जाता था। ठीक है, और प्रत्येक गढ़ जो है 84 ग्राम में विभाजित होते थे। तो इस तरह से पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर को कुबेरपुर की उपमा किसके शासन काल में दिया गया? तो देखिए रतनपुर को कुबेरपुर की उपमा जो है रत्नदेव प्रथम के काल में दिया गया है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के काल में ही रतनपुर को कुबेरपुर कहा गया है। इस समय जो है बहुत सारे तालाबों का निर्माण इन्होंने कराया। ठीक है, रतनपुर के वैभव को लाया, इस तरह से जो है रतनपुर कुबेरपुर कहलाता था। ठीक है, इस समय जो है रतनपुर में धन संपत्ति की कोई कमी भी नहीं रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अल बरूनी ने अपने कृति में किस कलचुरी शासक का वर्णन किया है? तो किस कलचुरी शासक का वर्णन किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग राज। ठीक है, कलिंग राज जो है कलचुरी वंश का प्रथम शासक है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तुमान से शासन संभालते हैं। और अल बरूनी की किताब जो है याद रख लीजिएगा, इसकी किताब तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तो तहकीक ए हिंद, तो तहकीक ए हिंद पुस्तक में अल बरूनी जो है कलिंग राज का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन, जाजलीपुर नगर की स्थापना किस कलचुरी शासक ने कराया था? तो जाजलीपुर नगर की यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो जाजलीदेव प्रथम के द्वारा जाजलीपुर नगर, जिसे वर्तमान में जांजगीर भी कहा जा रहा है, ठीक है, इसकी स्थापना करते हैं। और इसी जाजलीपुर में जो है इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। मैंने अभी आपको बताया विष्णु मंदिर, जिसे नक्टा मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण इन्होंने कराया है। देखिए यदि हम जाजलीदेव प्रथम की बात करते हैं तो जाजलीदेव प्रथम को जो है गज शार्दुल की उपाधि प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, गज शार्दुल का मतलब होता है हाथियों का संहारक। ठीक है, तो इन्हें गज शार्दुल की उपाधि दिया गया है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो सोमेश्वर के विरुद्ध जो है विजय अभियान चलाया था। ठीक है, जाजलपुर नगर बसाया है। तो ये इस तरह से जो है जाजलदेव प्रथम का प्रमुख तथ्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यदि हम बात करते हैं पहला कथन का, तो देखिए छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, तो सही है, राजतंत्रात्मक था। इसका मतलब ये होता है कि शासन जो है राजाओं के द्वारा चला जाता है। एक होता है लोकतंत्रात्मक। यदि हम लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं, जो अभी जो हम शासन देखते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र जहां जनता का शासन होता है, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, तो प्रधान तो नहीं होता था, गांव के प्रशासन का प्रमुख को बोलते थे गौटिया। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रधान गलत हो जाएगा। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। देखिए कलचुरी कार्य यदि हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया। इनके द्वारा प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया था। राजा की सहायता के लिए अमात्य यानी कि मंत्री होते थे। ठीक है, और कौन कौन से मंत्री होते थे? युवराज, जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था। महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार भी होता था। महामात्य यानी कि मंत्री प्रमुख है। अमात्य मंत्री परिषद का सदस्य को बोलते हैं।
महाध्यक्ष सचिवालय प्रमुख को बोलते हैं, महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख को बोलते हैं, महाप्रमात्र जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता है, महासंधि विग्रह विदेश विभाग के प्रमुख को बोलते हैं, महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला, और महापुरोहित यानी कि धर्म से संबंधित पुरोहित को कहते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप देख सकते हैं कितने सारी चीजें यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को सपरिवार की शासक ने बंधक बनाया है। चलिए देखिए इसका उत्तर यदि आपको पता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, अच्छी बात है, पॉज कीजिए उत्तर दीजिए, पॉज कीजिए उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इसका उत्तर दे रहे हैं और रुचि भी ले रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो जरूर एक थम्स अप जरूर दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहा है, ठीक है। आने वाले समय में इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाऊंगा, मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप तक वीडियो पहुंचे, ज्यादा वीडियो पहुंचे, इसका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो सपरिवार की शासक ने बंधक बनाया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम। यदि हम सोमेश्वर देव की बात करते हैं तो सोमेश्वर देव जो है पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित करते हैं, इसी का बदला लेने के लिए जाजलदेव प्रथम जो है सोमेश्वर देव को सपरिवार बंधक बनाते हैं। और सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी, तो गुंड महादेवी के कहने पे जो है सोमेश्वर देव को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो देखिए गज शार्दुल की उपाधि की हम बात करते हैं तो जाजलदेव प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण किया। इसका साक्ष्य हमें इसके सिक्कों से प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे किससे प्राप्त होती है, सिक्कों से प्राप्त होती है, जहां एक ओर जो है इसके सिक्कों में गज शार्दुल का चिन्ह अंकित हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग को किस कलचुरी शासक ने हराया था। तो देखिए अनंत वर्मा चोड़गंग की हम बात करते हैं तो इसको हराने वाला जो है रत्नदेव द्वितीय है, ठीक है। यदि हम रत्नदेव द्वितीय की बात करते हैं तो अनंत वर्मा चोड़गंग को पराजित करते हैं, साथ ही साथ त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण को भी पराजित करते हैं, ठीक है। गयाकर्ण कौन है, तो त्रिपुरी के नरेश हैं। देखिए शुरुआत में जब शासन संभालते हैं कलिंग राज के द्वारा तो वो त्रिपुरी के अधीन शासन संभालते हैं, लेकिन धीरे से क्या होता है जाजलदेव के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से त्रिपुरी के शासन को वो जाजलदेव प्रथम के द्वारा जो है त्रिपुरी का अधिसत्ता जो है अस्वीकार करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसी को फॉलो करते हुए रत्नदेव द्वितीय भी जो है त्रिपुरी के अधीन कार्य नहीं करते, स्वतंत्र रूप से शासक के तौर पर कार्य करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है गयाकर्ण जो है रत्नदेव द्वितीय के खिलाफ जो है आक्रमण करते हैं, जिसमें गयाकर्ण जो है पराजित हो जाते हैं, ठीक। साथ ही साथ इसका एक और विजय अभियान की बात करते हैं तो बंगाल के गौड़ राजाओं को इन्होंने पराजित किया है, ठीक है। तो ये रत्नदेव द्वितीय से संबंधित जो है प्रमुख तथ्य है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अनंत वर्मा चोड़गंग को पराजित करते हैं, गयाकर्ण को पराजित करते हैं और गौड़ राजाओं को पराजित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक के सेनापति द्वारा कराया गया था। तो किस कलचुरी शासक के सेनापति के द्वारा कराया गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति हैं जगतपाल, ठीक है, इसे जगपाल भी कहा जाता है, कई बार ध्यान रखेंगे, जगपाल बोलिए जगतपाल बोलिए। तो इसके द्वारा जो है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता है। देखिए ट्रिक याद रखिएगा, JPRPRK ट्रिक है, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो याद रखिएगा कलचुरी शासक से संबंधित है, जहां जे से होता है जाजलदेव प्रथम, पी से पृथ्वीदेव द्वितीय और आर से होता है रत्नदेव तृतीय, ठीक है। तो जाजलदेव प्रथम के समय में जो है ना पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता है, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में राजीव लोचन का जीर्णोद्धार कराया जाता है, और वही रत्नदेव तृतीय के द्वारा जो है खरौद के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता है। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो, आज वीडियो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि आज मैं लेट से वीडियो आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह वीडियो जो है 6 बजे आप तक पहुंच जाना था, ठीक है, लेकिन जो समय की व्यस्तता की वजह से लेट हो गया, ठीक, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।